Hello and welcome back once again my dear all the students of class 11th। एक बार फिर से मैं अमित मिश्रा आप सभी का इस क्लास में वेलकम करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में आज कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। इससे पहले हम ये डिस्कशन थोड़ा सा कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है। ओके, यूनिवर्स इज द सम ऑफ द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। ये सब आपको मैंने सिखाया। आई होप कि आप सबको ये याद भी होगा। साथ साथ हमने सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कशन किया था, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। साथ ही साथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कशन किया था। इन सारे टर्म्स के बेसिक कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको समझने के बाद आज हम इसी चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ जो कि हमें आज यहाँ पर डिस्कशन करना है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। बच्चों, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस चैप्टर में या थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी के बेसिस पर स्टडी करते हैं। ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी का एक्सचेंजिंग या हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है और क्या उससे वर्क हो रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ एनर्जी, राइट। अब इस जो ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आई होप कि आपको इस सेंटेंस से कुछ न कुछ आइडिया लग रहा होगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मीन टू से कांस्टेंट। तो एनर्जी का कांस्टेंट होना ही किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी है उसकी एनर्जी उतनी ही रहे। या अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स के लिए जितनी एनर्जी हमारे यूनिवर्स में है वो हमेशा ही हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कभी कम या ज्यादा नहीं होती। और इस बेसिस पर हम इसी लॉ को यहां पर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट द एनर्जी, ओके, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म की एनर्जी को मींस वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सो एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, ये हम कह सकते हैं अपने इस लॉ में। सो ये सारे टर्म्स सिमिलर हैं और इन्हीं सभी टर्म्स के साथ ही हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहां पर जनरेट होता है, दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
is the law based on the conservation of energy. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई एक ऐसी मशीन मिल जाए जिस मशीन को चलाने के लिए, जिस मशीन से कुछ न कुछ वर्क करने के लिए हमें मशीन में किसी भी तरीके का कोई फ्यूल या फिर कोई एनर्जी ना देनी पड़े। ठीक है, ऐसा क्या कोई मशीन ऐसी हो सकती है कि मशीन में कुछ हम इनपुट ना करें, सिर्फ आउटपुट ही हमें मिले? आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक ये है ही है, इट्स इम्पॉसिबल। जब तक हम उस मशीन में कुछ न कुछ एनर्जी देते नहीं हैं तब तक उस मशीन में से एनर्जी निकलती नहीं है, या वाइस वर्सा, जब तक हम एनर्जी किसी भी तरीके से मशीन की निकालते नहीं हैं, किसी वर्क में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिमिलरली तब तक उस मशीन में हम एनर्जी दे भी नहीं सकते हैं। मीन्स एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे में और दूसरे फॉर्म की एनर्जी फर्स्ट में वो इंटर कन्वर्ट होती रहती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में भी जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है तब जाकर के वो रिएक्शन पॉसिबल होती है, या फिर उस रिएक्शन में से एनर्जी बाहर के सराउंडिंग में आती है। मींस यूनिवर्स से एनर्जी किस में गई? सिस्टम में गई, या फिर सिस्टम से एनर्जी निकल करके कहां आई? यूनिवर्स में आई। ठीक है, यानी कि बाहर के सराउंडिंग में आई। सो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एक यहां पर रिएक्शन के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे वाटर का जब भी फॉर्मेशन होता है, मींस तो से H2 एंड O2, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन होने पर जब दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होकर के जब वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट, यहां पर दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, तो मैं यहां पर 1/2 ऐड कर देता हूं जिससे कि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। और इस केस में जब ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर फॉर्मेशन के साथ साथ नियर अबाउट 286.4 किलो जूल की जो एनर्जी होती है वो निकलती है एक मोल के लिए। ठीक है, अगर एक मोल फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, मीन टू से पर मोल 286.4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी निकलेगी। साथ साथ अगर हम इसी रिएक्शन को इनवर्ट पोजीशन में देखें तो इनवर्ट पोजीशन में देखने पर यह हमें लगेगा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने पर हमें यहाँ पर एनर्जी देना होगा। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूं उसे भी ध्यान दीजिएगा कि इसके ऊपर हमें काम करना होगा, वर्क करना होगा। जैसे अगर कोई पत्थर आपको दे दिया जाए, उस पत्थर को तोड़ना हो तो उस पत्थर के ऊपर हमें काम करना होगा, यानी कि हमें अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगानी होगी। सिमिलरली यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और लगभग इतनी ही एनर्जी जितनी की रिलीज हुई थी, द सेम फॉर्म ऑफ द एनर्जी मींस से 286 किलो जूल पर मोल की ही एनर्जी यहाँ पर यूज होती है, और तब जाकर के यहाँ ये दोनों सब्सटेंस आपस में टूट करके ये बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये अलग होते हैं। बात समझ में आ रही? नटसेल में हम ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, एंड द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। बच्चों, इवन इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ ऐसे नहीं है
ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। बट मैथमेटिकल इसे हम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सिस्टम को मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन का यूज करते हैं। वो इक्वेशन क्या है ये हम देखते हैं। Now look, this first law of thermodynamics, mathematically we can write it as an equation by delta U is equals to Q plus W। इवन ये Q के बाद यहां पर जो मैंने प्लस लगाया है, इट में भी माइनस ऑल्सो, मीन्स डेल्टा U is equals to Q minus W also, ठीक है। अब ये प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, ये अभी धीरे धीरे करके एग्जांपल में हम और आगे समझेंगे। सो इक्वेशन वाइज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं दैट द डेल्टा U is equals to Q plus W। अब यहां पर डेल्टा U क्या है, Q क्या है और W क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो फिर हमें अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसका मैं ये बता देता हूं दैट दिस U, ठीक है, U इज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, इसमें और थोड़ा सा आगे समझाता हूं, लेकिन यहां पे भी समझ लीजिएगा, उस सिस्टम की जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय U। इसे हम E से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, E ऑब्लिक U। इवन समटाइम्स आपकी बुक में E भी लिखा मिल सकता है या फिर U लिखा मिल सकता है। इवन पहले की अगर आपकी बुक होगी तो उसमें E लिखा मिलेगा, जबकि अभी की जितनी भी बुक्स आ रही हैं इन सब में U से डिनोटिंग इंटरनल एनर्जी को की जा रही है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, चाहे तो आपकी बुक में हो सकता है E लिखा हो इंटरनल एनर्जी के लिए या फिर U लिखा हो, ठीक है। सो U इज द इंटरनल एनर्जी और यहां पर डेल्टा लिखा हुआ है, तो डेल्टा का हम यूज करते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक है। सो डेल्टा U क्या हो जाएगा, इट विल बी द डेल्टा U, और यहां पर हम इसे डेल्टा E लिख सकते हैं अगर E के कॉन्सेप्ट में ले, देन इट विल बी द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ internal energy, okay, between two states, between two states, between two states का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सिस्टम की एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर स्टेट पर उसकी एनर्जी कुछ थी, थोड़े टाइम के बाद उसमें की एनर्जी U से बदल करके कुछ समथिंग दूसरी हो गई। तो एक टाइम पर कुछ एनर्जी है, दूसरे टाइम पर कुछ एनर्जी है, दोनों एनर्जीज का जो हम डिफरेंस करते हैं, जो हम माइनस करते हैं, मीन टू से द एनर्जी, द डिफरेंस उनका आएगा द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो फाइनल में से इनिशियल एनर्जी को जब हम माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा U या फिर डेल्टा E। नेक्स्ट Q क्या होता है, Q इज द हीट एनर्जी, ठीक है, Q इज द हीट एनर्जी, राइट। एंड W, ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा, W इज द वर्क, ओके, सो वर्क डन, राइट, वर्क
डन यहाँ पर। सो तीनों की मीनिंग हमें समझ में आ गई कि U क्या है, Q क्या है और W क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। यहां पर इंटरनल एनर्जी Q को और इसके कुछ टर्म्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट, वीडियो पॉज करके इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। राइट, आगे की चीजों को समझते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं U की एंड डेल्टा U मीन्स टू से U मीन टू से इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी एंड ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी और यहां पर डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अंतर को समझ लेंगे। अब जरा इसे और समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर क्या है। इस तरह से किसी भी सिस्टम है, ओके, सपोज फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन हो रही है। ये बाउंड्री हो गई, दिस वन इज नोन एज द बाउंड्री, ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ है। बच्चों, आप ये भी जानते हो कि इस केमिकल सब्सटेंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा, या उसके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, या उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, या उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। मीन्स समथिंग, एनी सब्सटेंस विच विल हैव एनी टाइप ऑफ एनर्जी इन इट। जरूर से इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। एक एनर्जी हो सकती है या एक से ज्यादा फॉर्म की एनर्जी भी हो सकती है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जी हो, उस एनर्जी का जो टोटल समेशन होता है, मींस द सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द एनर्जी इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सब्सटेंस और सिस्टम। अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस, और अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर जितनी भी तरीके की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हम यहां डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इन अ substance, okay, in a substance or system is known as its internal energy। ठीक है, अब यहां पर ये बच्चों देखो कि अगर किसी भी सिस्टम, ये कोई एक सिस्टम था जिसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस थे, इनिशियली इसकी जो एनर्जी थी वो फॉर एग्जांपल U1 थी, पहली एनर्जी, जिसको कि हम कह सकते हैं एज अ रिएक्टेंट। कोई सब्सटेंस इसके अंदर रखा हुआ था, मान लिया कि सब्सटेंस A रखा हुआ था, ठीक है। इस सब्सटेंस की एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग, मतलब कि जब ये रिएक्टेंट था, तब इसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी थी वो थी सपोज U1। इसके बाद इसके अंदर रिएक्शन हुई, ठीक है। अब रिएक्शन यहां पर होने के बाद जरूर से उस रिएक्शन के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ न कुछ या तो बढ़ गई होगी या तो घट जाएगी। ये बात आप समझ रहे हो, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। मींस कुछ न कुछ चेंज आ जाएगा, और रिएक्शन के बाद इसकी जो एनर्जी हो गई वो सपोज U2 हो गई, ठीक है।
ये हो गई U2 मींस फाइनल एनर्जी, यानी कि जब रिएक्शन हुआ केमिकल सब्सटेंस में तो प्रोडक्ट बना, यानी कि ये जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, जबकि ये एनर्जी किसकी है, वो रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब इन दोनों एनर्जीज का जो हम डिफरेंस निकालते हैं, ओके, जो डिफरेंस निकालते हैं मींस चेंज, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस फाइनल एनर्जी मींस U2 माइनस U1, बात समझ में आ रही? सो U2 माइनस U1 दिस विल बी नोन एज द डेल्टा U, ठीक है, इट विल बी U2 माइनस U1 के। अब एक बात हमें यहां पर यह ध्यान देने वाली है कि इन केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि हो सकता है U1 विल बी ग्रेटर देन U2 और U1 विल बी लेसर देन U2। हो सकता है पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी से ज्यादा हो, बाद में कम हो जाए, या इसके उल्टा वैसी वर्षा हो सकता है कि बाद की एनर्जी ज्यादा हो जाए और पहले की एनर्जी कम हो रिएक्शन के बाद। उस केस में हमारा डेल्टा U यहां पर साइन में पॉजिटिव या फिर निगेटिव साइन को दिखाएगा। सो अब इस केस में जब तो U1 ज्यादा होगा, ठीक है, इनिशियल एनर्जी अगर यहां पर ज्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो उस केस में कम में से ज्यादा को जब माइनस करेंगे तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन को शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, उस केस में यहां पर इसकी एनर्जी निगेटिव शो होगी, राइट। दूसरी बात, अगर U1 कम है U2 ज्यादा है, यानी कि इनिशियल एनर्जी कम थी, फिर फाइनल जब एनर्जी हुई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और बढ़ने से ज्यादा में से कम को हमने माइनस किया, उस टाइम पर जो डेल्टा U हमारा आएगा, सो उस केस में डेल्टा U हमारे पास पॉजिटिव साइन शो करेगा, राइट। सो माइनस और प्लस कब आएगा ये भी हमने समझ लिया। अब यहां पर एक चीज ये देखने लायक है कि जब तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन हमें मिलते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूं बच्चों, वो ध्यान से आप समझिएगा। जब तो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, दिस इज द सिस्टम। अब जब हम बाहर से इस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क आप समझ रहे हो, यहां पर मैं साथ साथ W को भी समझा देता हूं, मीन टू से वर्क डन। Work done is the product multiplication of the force and the displacement। जब कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ फोर्स के ऊपर हम पॉइंट ऑफ किसी के ऊपर अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स लगाते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो उस फोर्स के डायरेक्शन में इवन पुल और पुश के डायरेक्शन में जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होने की कंडीशन पे वहां पर वर्क डन होता है, राइट। मैथमेटिकली इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं W=F×D से, राइट। सो वर्क डन। अब यहां पर इस केस में जब तो हम बाहर से सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, मीन टू से द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उस केस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि उस केस में हमें जो डेल्टा U का साइन मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। या कुछ भी अगर हम वर्क डन करेंगे तो वर्क डन भी हमें सिस्टम का पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। वाइसी वर्सा उल्टे केस में जब तो सिस्टम वर्क करता है, जब तो सिस्टम ने बाहर कुछ वर्क किया, तो उस केस में सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और उस केस में हमें यहां पर नेगेटिव साइन मिलता है, ठीक है। तो यहां पर दो बातों को ध्यान रखिएगा, एक तो ऑन द सिस्टम और एक बाय द सिस्टम। जब भी कभी ऑन द सिस्टम होता है तो हमें पॉजिटिव साइन मिलता है और जब भी कभी बाय द सिस्टम होता है तो हमें नेगेटिव साइन मिलता है, राइट। दूसरी बात अब यह है कि Q मैंने कहा था कि दिस इज द हीट। इस सिस्टम के अंदर की
बढ़ाया या घटाया जा सकता है, मीन उसे चेंज किया जा सकता है। कैसे? दो तरह से। दो तरह कौन कौन सी? एक तो हीट प्रोवाइड करके, ठीक है, हीट की एक्सचेंजिंग से, मीन्स इसमें हीट या तो सिस्टम में हम दे सकें तब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, या इसके अंदर से हीट एनर्जी को हम बाहर निकाल सकें। अब एनर्जी, हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो होती है ये आप समझ लीजिए। हीट एनर्जी फ्लो होती है टेम्परेचर के बेसिस पर। जैसे सिस्टम का अगर टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तब फिर हीट कहां किधर जाएगी? सिस्टम से निकल करके बाहर आएगी। उल्टे केस में अगर बाहर की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा है और सिस्टम की हीट एनर्जी कम है, अंदर की हीट कम है, अंदर का टेम्परेचर बेसिकली कम है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, उस केस में जो हीट एनर्जी होगी वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हीट के एक्सचेंजिंग से सिस्टम की अंदर की एनर्जी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, या फिर सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। सो आई होप कि थोड़ा हो सकता है कि आपको बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम ये सुनने में बार बार थोड़ा सा लग रहा हो, बट धीरे धीरे करके एक दो बार आप वीडियो को फिर से देखिए और जो मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा बुक अपनी पढ़ लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में भी और अच्छे से आ जाएंगी। ओके, सो बच्चों समझ करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, इट्स अ लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस बेसिस पर जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा, जो दो कैलकुलेशन देखा, यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, सो क्यू प्लस डब्ल्यू पॉजिटिव साइन हमें ये डिनोट कर रहा है कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, जबकि इस जगह पर अगर निगेटिव हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, मीन टू से दिस the system is doing the work, means the work is done by the system। तो उस केस में हम नेगेटिव साइन W का यूज करते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू डिफरेंसेस मीन टू से चेंज इन द इंटरनल एनर्जीज, उसके बाद हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, अच्छा लगे अगर आपको सारी आज का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।